तीनों कृषि कानूनों की वापसी से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कानूनों की वापसी का किया था वायदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 10वीं से पूर्व और बाद के अध्ययनरत मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का किया ऑनलाइन हस्तांतरण। कहा, सरकार बिना भेदभाव के विद्यार्थियों को दे रही है सुविधाएं। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बढ़ी। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की हो रही है जांच। प्रयागराज के माघ मेले में लोगों को से टीकाकरण कराकर ही आने की गई अपील। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर गोरखपुर में कल 3 दिसंबर को दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। और मोदी और योगी सरकार की ओर से प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक गरीब और जरूरतमंद लोगों को मार्च 2022 तक मुफ्त राशन का मिलेगा दोहरा लाभ। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। तीनों कृषि कानूनों की वापसी से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा ने कृषि कानून को वापस लेने वाले बिल को मंजूरी दे दी थी। सोमवार को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को लोकसभा में पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के दिन इन कानूनों की वापसी का वायदा किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 12,17,631 मेधावी छात्र छात्राओं को 10वीं कक्षा से पहले और 10वीं कक्षा के बाद की छात्रवृत्ति योजना 2021-22 के तहत 458 करोड़ 66 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 6,23,246 विद्यार्थी, अनुसूचित जाति के 3,54,088 विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति के 2,281, अल्पसंख्यक वर्ग के 71,725 विद्यार्थी और सामान्य वर्ग के 1,66,291 विद्यार्थी शामिल हैं। इन सभी विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे छात्रवृत्ति का हस्तांतरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के प्रमाण पत्र भी इस अवसर पर बांटे। कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री रमापति शास्त्री, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, अनिल राजभर, मोहसिन रजा और संजीव कुमार भी मौजूद थे। इस अवसर पर लाभार्थियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों, खासकर बालिकाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि पैसे की कमी के चलते कोई भी योग्य विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। सभी योजनाओं को लेकर के सरकार की जो कार्य योजना जो विस्तृत रूप से आगे बढ़ी है, पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 40 लाख से अधिक बच्चों को, जो पूर्ववर्ती सरकार में स्कॉलरशिप मिलती थी उससे भी 40 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। दूसरा, पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। 2016-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप ही रोक दी गई थी और जब हम लोग 2000 मार्च 17 में आए तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप गई नहीं थी, परीक्षाएं नजदीक आ गई थी और फिर सरकार ने पहल करके उन बच्चों की स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य किया था। जो सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदिता के तहत बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हो, उन लोगों के द्वारा ये सीधे सीधे शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का एक षड्यंत्र किया है। लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कैसे शासन की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग की व्यवस्था के लिए
की जाने वाली व्यवस्था हो, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो, या अन्य सभी बच्चों के लिए, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति से जुड़े हुए बच्चों के लिए भी कोचिंग की फ्री में व्यवस्था, अभ्युदय योजना वर्तमान में सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उच्च स्तरीय टीम 9 की बैठक में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विश्व के अनेक देशों में नए वेरिएंट के संक्रमित मिलने की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में हमें बहुत सतर्कता, सावधानी की जरूरत है। दूसरे देशों और प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आ रहे हर व्यक्ति की जांच जरूर की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिना किसी की जांच किए उसे बाहर न आने दिया जाए। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ के KGMU, PGI, गोरखपुर, झांसी, मेरठ में जल्द से जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था की जाए। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि कोरोना का वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों को संक्रमण होने के बावजूद अधिक खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तक टीकाकरण न करा पाए लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कोविड टीकाकरण करवा लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर सतर्कता के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों की जांच करवाई जा रही है और किसी भी जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर मरीजों के सैंपल को ओमिक्रॉन की जांच के लिए भेजे जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी जिलों में वैक्सीनेशन कराने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। जो भी यात्री आ रहे हैं उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी टेस्टिंग की जाएगी। जो नॉट एट रिस्क कंट्रीज हैं उनके यात्रियों के केवल 5% का टेस्ट किया जाना है, उसकी टेस्टिंग की जानी है और वो वहाँ पर एयरपोर्ट पर ही व्यवस्था की जा रही है और जिला प्रशासन इसमें जो एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पूरा सहयोग कर रहा है। जो लोग उसमें पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको आइसोलेट करने के लिए भी हॉस्पिटल्स का आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है और जो और दवाइयों की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की गई है। वैक्सीनेशन के कार्य में उत्तर प्रदेश निरंतर देश में आगे चल रहा है और अब तक हम करीब 16 करोड़ 30 लाख डोजेज हम एडमिनिस्टर कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पूर्णतया वैक्सीनेट हो गए, जिनको दोनों डोज मिल गई है, जो सबसे ज़्यादा है देश में। लेकिन हम लगातार इसमें हमारी कोशिश है कि जो लोग बचे हुए हैं वो अपनी पहली डोज और दूसरी डोज जरूर लगवा लें। वैक्सीनेशन से ये लाभ होता है कि अगर आपको संक्रमण हो भी गया, ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन अगर आपने कराया तो आपको संक्रमण बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको संक्रमण हो भी गया तो बहुत ही माइल्ड होगा और जटिलता नहीं आती है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं के बराबर पड़ती है और ये लोगों की जान को हिफाजत में रखने का बहुत बड़ा तरीका है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की भारत में दस्तक न होने पाए, इसको लेकर भारत सरकार बेहद सतर्क नजर आ रही है। एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाने को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्य सरकारें भी सतर्कता बरत रही हैं ताकि ओमिक्रॉन से मिलकर निपटा जा सके। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले में आ रहे तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से कोविड टीकाकरण करवाकर ही मेले में आने की अपील जिला प्रशासन ने की है। इस बीच कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंता को देखते हुए केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। उड़ानें बहाल करने की नई तारीख बाद में घोषित की जाएंगी। 26 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया। उसके बाद से दुनिया भर में इसको लेकर दहशत है। भारत में भी सरकार ने तमाम तैयारियां की हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने दूसरे देश से आने वाले यात्रियों के लिए जारी नए दिशा निर्देश
आज से लागू कर दिए हैं। इनके मुताबिक सभी यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्रा का विवरण देना होगा। साथ ही एयर सुविधा पोर्टल पर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। 12 जोखिम श्रेणी वाले देशों से आने वाले यात्रियों को देश में आने के बाद कोविड टेस्ट करवाना होगा और एयरपोर्ट पर टेस्ट की रिपोर्ट के लिए इंतजार करना होगा। जोखिम श्रेणी वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। उधर ICMR ने कहा है कि ऐसे लोग जो खतरे वाले देशों से नहीं आ रहे हैं वो रैंडम सैंपल देकर जा सकते हैं। यूपी सरकार ने भी तैयारियां करी हैं। यूपी के प्रयागराज में हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माघ मेला जिला प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। माघ मेले में कई लाख लोग पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर 1 मास तक रहकर कल्पवास करते हैं। दूसरी तरफ प्रमुख स्नान पर्व पर भारी संख्या में लोग स्नान के लिए एकत्र होते हैं। ऐसे में प्रशासन ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क है। 2-3 दिन में एक और नया वायरस का स्ट्रेन सामने आया है, तो इसमें हमें बहुत ही सजग रहना पड़ेगा। और मेरी ये अपील भी रहेगी कि जो मेले में जो लोग आएंगे माघ मेले में, वो अपना वैक्सीनेशन का जो है, जो 2 डोजेज हैं, उससे मेरी अपील रहेगी कि वो दोनों डोजेज पूर्ण करके आएँ। इससे बहुत ही हम लोगों को सुविधा होगी और जो हमारा कोविड का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने में भी और इसके संक्रमण से बचाव में भी बहुत सुविधा होगी। यहाँ पे सारी व्यवस्था हमारी रहेंगी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के फैसले की समीक्षा भी हो रही है। नगर विमानन महानिदेशालय यानी DGC ने कहा है कि ताजा हालात को देखते हुए 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहाल किए जाने के फैसले की समीक्षा हो रही है और जल्द ही नई तारीखों का ऐलान होगा। गौरतलब है कि पिछले महीने सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के सामान्य परिचालन का फैसला किया था, लेकिन ओमिक्रॉन के कारण पैदा हुए नए हालातों ने स्थितियों को बदल दिया है। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खाद कारखाने का उद्घाटन 7 दिसंबर को किया जाएगा। इस संबंध में हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के MD अरुण गुप्ता ने बताया कि गोरखपुर में बंद पड़े खाद कारखाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जुलाई 2016 को शिलान्यास किया गया था। इस खाद कारखाने के बनने में 8,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है। जापान की टोयो कंपनी द्वारा ये खाद कारखाना बनाया गया है। इस खाद कारखाने से 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन प्रतिवर्ष और 3,850 मीट्रिक टन यूरिया का प्रतिदिन उत्पादन होगा। इस कारखाने से अच्छी क्वालिटी के यूरिया का उत्पादन होगा। 45 किलोग्राम की बोरी 266 रुपये 50 पैसे में जनता को मिलेगी। इस खाद कारखाने के बन जाने से लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और इस क्षेत्र का विकास होगा। 22 जुलाई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आए थे। उन्होंने इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास रखा था और उसी दिन भी एम्स का शिलान्यास भी हमारे साथ ही रखा गया था। और ये एक अपने में बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही रेयर एक ऐसा कोइंसिडेंस है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा उत्सव है कि उन दोनों का लोकार्पण भी वही प्रधानमंत्री कर रहे हैं आके जहां उन्होंने शिलान्यास किया था। इस प्लांट को बनाने के लिए तकरीबन 8,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश लगा है और 27 फरवरी 2018 को इसका 0 डेट हुआ था और जापान की कंपनी जो है टोयो, उसको इसका काम सौंपा गया था पूरा कारखाना बनाने का। और इसकी जो कैपेसिटी है वो सालाना जो है करीब 12.7 लाख मीट्रिक टन पर एनम, मतलब समझे 13 लाख, समझ लीजिए 13 लाख टन नीम लेपित यूरिया का सालाना प्रोडक्शन होगा। गोरखपुर में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 दिसंबर को गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। दूरदर्शन केंद्र का अर्थ स्टेशन 7 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार है। दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के सहायक निदेशक अभियांत्रिकी
शैलेश शरण शुक्ल ने बताया कि अर्थ स्टेशन तैयार हो जाने से स्थानीय स्तर पर तैयार कार्यक्रम देश और दुनिया से सीधे डीटीएच के माध्यम से देखे जा सकेंगे। सीधा प्रसारण शुरू हो जाने से यहां के क्षेत्रीय कलाकारों और रंगकर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। दिनांक 3 दिसंबर को दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के अर्थ स्टेशन का लोकार्पण प्रस्तावित है, जो माननीय केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से होना है। ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है और अर्थ स्टेशन के आ जाने से गोरखपुर दूरदर्शन, गोरखपुर क्षेत्र, पूर्वांचल, भोजपुरी भाषी क्षेत्र, ये पूरे इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ के जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी स्थानीय और बहुत छोटे स्तर पर देखे जाते रहे हैं, वो यहाँ से कार्यक्रम सीधे सैटेलाइट को अपलिंक किए जाएंगे और दूरदर्शन गोरखपुर के रूप में उसको जहाँ तक भारत भर में डीटीएच प्लेटफॉर्म उपलब्ध है वहाँ तक देखे जाएंगे। मोदी और योगी सरकार की ओर से प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन का दोहरा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले वर्ष होली तक प्रशासन को लाभार्थी पात्र लोगों को मुफ्त राशन का वितरण किए जाने का निर्देश दिया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाए जाने का निर्णय पहले ही ले लिया है, जिसके चलते गरीब और जरूरतमंद लाभार्थी परिवारों को अनाज के अलावा खाद्य तेल और नमक भी 1 महीने में 2 बार मिलेगा। लाभार्थी परिवारों को 1 माह में 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त मिलेगा, जिसमें गेहूं और चावल शामिल है। साथ ही दाल, खाद्य तेल और नमक भी मुफ्त उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश में कोविड-19 महामारी की वजह से जीवन यापन में मुश्किलों का सामना कर रहे गरीब और जरूरतमंद लोगों को मोदी और योगी सरकार की ओर से ये एक बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आपदा काल में गरीब परिवारों के लिए बड़ा सहारा साबित हुई है। इस योजना का लाभ अब अगले साल मार्च महीने तक मिल सकेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। लाभार्थियों को अब मार्च 2022 तक मुफ्त में राशन मिलता रहेगा। इस फैसले के बाद लाभार्थियों में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों में खुशी की लहर। अब मार्च 2022 तक मिलेगा निशुल्क राशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हुआ फैसला। 80 करोड़ लाभार्थियों को मिल रहा है योजना का लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल मुफ्त दिया जा रहा है। योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों को मौजूदा राशन के मुकाबले 2 गुना राशन दिया जा रहा है। गरीबों को अच्छी गुणवत्ता का अनाज निशुल्क प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अब मार्च 2022 तक आगे बढ़ा दिया गया है। देश भर में कमजोर तबके के उन परिवारों को खासी राहत मिली है जो कोरोना काल के मुश्किल वक्त से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को रविवार 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने एक विज्ञप्ति में बताया कि मतदाता सूची की संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन 1 नवंबर से 30 नवंबर तक किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, किसी प्रकार का संशोधन करवाने अथवा नाम कटवाने आदि से संबंधित दावे और आपत्तियां अब आगामी 5 दिसंबर तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर ऑल इंडिया रेडियो ने युवाओं के लिए एक नए कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो नेक्स्ट की शुरुआत की है। 52 सप्ताह यानी 1 साल तक चलने वाला यह कार्यक्रम युवाओं के लिए खास होगा, क्योंकि तकरीबन 20,000 से अधिक युवा और 1,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान इस कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे। #AIR नेक्स्ट के साथ ऑल इंडिया रेडियो ने 28 नवंबर से युवाओं के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम 52 सप्ताह तक यानी 1 साल तक चलेगा। कार्यक्रम में यंग इंडिया यानी 20,000 युवाओं को और लगभग 1,000 शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ा जाएगा। आकाशवाणी युवाओं के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। ये 52 वीक तक चलेगा
देश के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी में ये संडे को प्रसारित होगी। इसमें 20,000 से ज्यादा बच्चे युवा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। शो में युवाओं को आजादी के 75 साल में देश की तरक्की, भविष्य और अगले 25 सालों में देश की तरक्की की तस्वीर दिखाई जाएगी। विविध क्षेत्रों में देश की रफ्तार और साकार होते सपने को युवा देख पाएंगे। 2047 में जब इंडिया का इंडिपेंडेंस होकर 100 साल, उस वक्त किस तरह का इंडिया वो देखना चाहते हैं, वो उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं और देश को क्या करना चाहिए, और अब तक की प्रगति कैसे रही, प्रोग्रेस कैसे रही और कहां पे हम और मजबूत होने का जरूरत है, ये सब उनके बातों से हम सुनेंगे। ये ऑल इंडिया रेडियो पर एक दिन पर प्रसारित होने वाला इकलौता कार्यक्रम होगा जिसमें हजारों की संख्या में युवा शक्ति शरीक होगी। सबसे खास है कि इस शो को कई भारतीय भाषाओं में सभी 167 चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब मौसम का हाल। अरब सागर में कम दबाव क्षेत्र के चलते प्रदेश में मौसम के बदलाव के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इसके चलते तापमान में उतार चढ़ाव हो सकता है और बादल छाए रहने के साथ साथ लखनऊ समेत प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक रहा। लखनऊ में आज सवेरे बदली छाई रही और ठंड का एहसास भी हवाओं ने कराया। दिन निकलने पर भी धूप और बादलों की लुकाछिपी जारी रही। भारतीय रेलवे कोहरे के मौसम में ट्रेनों के बेहतर संचालन को लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। रेलवे के जोनल स्तर पर महाप्रबंधक की ओर से लगातार मीटिंग भी की जा रही है, जिसके बाद कोहरे के मौसम में ट्रेनों के सफल संचालन और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई बड़े और अहम कदम उठाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोविड के नए वेरिएंट से भी निपटने की तैयारी की गई है। देखिए, जैसा कि सर्वविदित है, फॉग से विजिबिलिटी इफेक्ट होती है और विजिबिलिटी से सिग्नल साइटिंग और जो ट्रैक स्थिति है वो लोको पायलट को देखने में परेशानी होती है। तो इन पुअर विजिबिलिटी की कंडीशन से डील करने के लिए रेलवे ने अपने लोको पायलट्स को फॉग सिग्नल डिवाइसेस दिए, जिससे उसे सिग्नल का एस्पेक्ट देखने में सुविधा हो। सर, कोविड वेरिएंट को लेकर के कैसे तैयार हैं? जो गाइडलाइंस हेल्थ मिनिस्ट्री से आई है, कैसे फॉलो कराएंगे और क्या आपकी तैयारियां? देखिए, कोविड को लेके हम लोग दो स्तर पर कार्य करते हैं। एक तो रेलवे स्टाफ के लिए, जिसमें हॉस्पिटल और वैक्सीनेशन इत्यादि का बंदोबस्त है, उसमें हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और उसमें जो भी स्थिति होगी उससे निपटने के लिए तैयार हैं। अमेठी ऊंचाहार को लेकर के जो चल रही है बात की, वहां पर काम रुक गया है, वहां पे व्यवसायी जो परेशान है, क्या बात ये कितनी सच है आपकी तरफ से, क्या इस पर स्पष्ट करें? देखिए, जो ऊंचाहार अमेठी सेक्शन का सर्वे बहुत पहले हुआ था, उसके बाद सालोन नाम की एक जगह है जहां पर इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप हो रही है और यूपीएसआईडीसी, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसको कर रहा है। वो इस अलाइनमेंट पे आ रहा था और उसको देखकर वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, उन्होंने हम लोगों को कई रिप्रेजेंटेशन दिए थे। वो रिप्रेजेंटेशंस हम लोगों ने रेलवे बोर्ड के साथ शेयर करे हैं और रेलवे बोर्ड ने उस अलाइनमेंट को वापस स्टडी करके कोई अल्टरनेटिव अलाइनमेंट यदि हो सकता है तो देखने के लिए हम लोगों को निर्देश दिए। मथुरा में प्रदेश के श्रम और सेवायोजन राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि श्रम विभाग 1,85,000 शादियां सरकारी खर्च पर करा चुका है। वहीं 3 लाख से अधिक मजदूरों को नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में मजदूरों के हित में बहुत काम किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके विभाग में कोई आरक्षण नीति नहीं है, किसी भी जाति या धर्म का श्रमिक हो, सबके लिए समान योजना है। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर को शादी के लिए 75,000 का अनुदान दिया जाता है, जिसमें 65,000 बैंक खाते में भेजे जाते हैं। 10,000 वर वधु को कपड़े आदि खरीद करने के लिए नकद दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा की सरकार में श्रम विभाग में घोटाला हुआ था, लेकिन भाजपा सरकार में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अभी तक 3,65,000 लोगों को नौकरी दी है और 1,85,000 कन्याओं का विवाह किया है सरकारी पैसे से।
75,000 रुपए गरीब कन्याओं को। मेरे विभाग में कोई रिजर्वेशन नहीं है, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक, कोई पंथ धर्म कोई विशेष का गरीब हो जिसका रजिस्ट्रेशन मेरे विभाग में है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, तो उसमें मैं 75,000 रुपए देता हूँ। 65,000 रुपए उसके खाते में देता हूँ, 10,000 रुपए उनको देता हूँ, 5,000 रुपए वर्क को और 5,000 रुपए वधू को कपड़े पहनने के लिए, तो 75,000 रुपए ऐसे मैं देता हूँ। समाचारों में देखते हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के एक खास प्रोग्राम के बारे में। गंगा के किनारे से जमुना के मझधारे तक, बनारस के घाट से मथुरा के पाट तक, जो तय करते हैं सिंहासन उन तक पहुंचेंगे हम। बोलेंगे गलियां, बोलेंगे चौराहे, सबकी जुबानें, हर एक का मन। क्या बोले यूपी, देखिए मेरे साथ सिर्फ डीडी उत्तर प्रदेश पर। मुरादाबाद के पंचायत भवन में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा मंडलीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भाग लिया। कार्यक्रम में सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में व्यापारियों का विकास हो रहा है। अकेले जनपद मुरादाबाद में ही पिछले 4.5 साल में 4,000 से अधिक नई औद्योगिक इकाइयां शुरू की गई हैं और इससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही की नीयत से काम करने वाली भाजपा सरकार के द्वारा पूर्वांचल में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और ललितपुर में 1,000 एकड़ में फार्मास्यूटिकल पार्क और ललितपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के कार्य चल रहे हैं। तो वहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लेकर आ रहे हैं। हम लोग वहाँ पे ललितपुर में 1,000 एकड़ के ऊपर फार्मास्यूटिकल पार्क लेकर आ रहे हैं और जो एक ललितपुर पे सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है इंटरनेशनल, और जितनी भी कारखाने हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वो सब आएंगे, आ रहे हैं, शुरू हो गया वहाँ पे काम। और साथ ही साथ जो एमएसएमई के जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो एमएसएमई पार्क्स तैयार कर रहे हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप कर देते तो ये नौबत नहीं आती। आज यही कारण है कि जो ड्रिप इरिगेशन है, तो बुंदेलखंड के अंदर जो इंग्लैंड में स्ट्रॉबेरी पैदा होती है, वही स्ट्रॉबेरी अब बुंदेलखंड और झांसी और ललितपुर में भी हो रही है। बागपत में एक बार फिर पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राचीन सिक्के मिले हैं। दिल्ली के बेहद नजदीक दिल्ली सहारनपुर हाईवे स्थित काठा गांव में एक टीले से दुर्लभ 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो दिल्ली अधिपति राजा पृथ्वीराज चौहान, राजा अनंगपाल देव, राजा मदन पाल, राजा चाहड़ा राजदेव के हैं। इन सिक्कों का मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि टीले के नीचे कोई मानव बस्ती रही होगी, जहां व्यापारिक लेन देन में सिक्कों का प्रचलन होता होगा। तीनों कृषि कानूनों की वापसी से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कानूनों की वापसी का किया था वायदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 10वीं कक्षा से पूर्व और बाद के अध्ययनरत मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का किया ऑनलाइन हस्तांतरण। कहा, सरकार बिना भेदभाव के विद्यार्थियों को दे रही है सुविधाएं। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बढ़ी। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की हो रही है जांच। प्रयागराज के माघ मेले में लोगों से टीकाकरण करवाकर ही आने की गई अपील। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर गोरखपुर में कल 3 दिसंबर को दूरदर्शन केंद्र के अर्ध स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। और मोदी और योगी सरकार की ओर से प्रदेश 15 करोड़ से अधिक गरीब और जरूरतमंद लोगों को मार्च 2022 तक मुफ्त राशन का मिलेगा दोहरा लाभ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।